नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विंडो में। आज के सामान्य अध्ययन के सेशन में हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र को। आज के इस एक ही वीडियो में हम पूरे मानव श्वसन तंत्र को कवर करने वाले हैं और आज के इस सेशन को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको मानव श्वसन तंत्र हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज हम कवर करेंगे मानव श्वसन तंत्र में श्वसन अंगों को, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, श्वासोच्छ्वास, अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन को। और इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन मानव श्वसन तंत्र को। देखिए, आज सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वसन क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। श्वसन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि पाचन क्या है। देखिए, पाचन के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ लिया है। जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनके लिए यहाँ पर लिंक आई टैब में आ रहा है, वो यहाँ से जाके पाचन को देख सकते हैं। अब देखिए, जो पाचन है उसका सीधा संबंध है श्वसन से। कैसे है वो जानते हैं। देखिए, पाचन में हमने ये जाना था कि पाचन हम कहते हैं जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विभक्त हो जाना। अब देखिए, जो वो सरल खाद्य पदार्थ बने वो क्यों बने? जो जटिल खाद्य पदार्थ थे वो सरल खाद्य पदार्थों में टूट गए थे। देखिए, जो सरल खाद्य पदार्थ हैं इनसे अल्टीमेटली हमें मिलने वाली है एनर्जी, ऊर्जा। तो ये जो पाचन किया था हमने, इससे हमें मिली है ऊर्जा। अब देखिए, ये जो ऊर्जा है ये आएगी कैसे और ये बनेगी कैसे हमारे शरीर में पाचन के बाद? वो जो क्रिया है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है वही क्रिया कहलाती है श्वसन या फिर रेस्पिरेशन। तो हम अगर कहें कि श्वसन क्या है, तो श्वसन है, देखिए, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण या फिर जिसे हम विघटन कहते हैं, विघटन से ऊर्जा का उत्पन्न होना ही श्वसन कहलाता है। और देखिए, अगर हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो इस श्वसन तंत्र में विभिन्न प्रकार के भाग हैं। ये देखिए, जो विभिन्न प्रकार के भाग हमारे दिख रहे हैं ये मानव श्वसन तंत्र के हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि कौन कौन से वो भाग हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया हमारा नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल्स, नाक जिसे हम कहेंगे। उसके बाद ग्रसनी, फेरिंग्स। दूसरा स्वरतंत्र, लिरिंग्स। तीसरा श्वास नली, ट्रैकिया। अगला श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। और फिर उसके बाद श्वसनी, ब्रोंकी। और उसके बाद कूपिका, एल्वियोली। और इसके साथ ही आप इधर भी देख रहे होंगे, यह है एपिग्लॉटिस और डायफ्राम। तो ये है हमारे श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग। अब इन भागों के बारे में थोड़ा डिटेल से हम जान लेते हैं। देखिए, नासा छिद्र के द्वारा हम श्वास को लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हम जो हवा है उसको अपने फेफड़ों तक भरते हैं। अब देखिए, उसके बाद हम जानते हैं ग्रसनी के बारे में। देखिए, जो ग्रसनी है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ये हमारे श्वसन तंत्र के साथ ही पाचन तंत्र का भी भाग है। अब देखिए, यहाँ पर कोई जो भाग है ये भाग है हमारी ग्रसनी का। तो यहाँ से देखिए, ये वाला हिस्सा आ रहा है हमारी नाक से और ये आ रहा है हिस्सा हमारे मुख से। ये हिस्सा जहाँ पर मिल रहे हैं, ये दो के दो हिस्से जहाँ पर मिल रहे हैं, ये वाला भाग है हमारा ग्रसनी वाला भाग। अब देखिए, जो अगला भाग है वो है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र कौन सा भाग है? देखिए, जहां से हमारे गले में आवाज निकल रही है वो भाग कहलाता है हमारा स्वर तंत्र या फिर लेरिंग्स। और देखिए, जो ये स्वर तंत्र है ये जोड़ता है इस ग्रसनी को श्वास नली के साथ, फेरिंग्स को जोड़ता है ट्रैकिया के साथ। तो स्वर तंत्र किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा ग्रसनी, फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ। तो देखिए, हमारा पहला भाग तो था नासा छिद्र जहां से हमने वायु ली, और उसके बाद जो दूसरा भाग आया ग्रसनी, और तीसरा भाग जो आया वो है स्वर तंत्र जिसने जोड़ा है इस दूसरे भाग ग्रसनी और इस चौथे भाग श्वास नली, ट्रैकिया को। तो ये हमारे चार भाग हो गए। अब देखिए, यहां पर को थोड़ा सा हम समझते हैं। अभी हमने कहा था जो ग्रसनी वाला ये भाग है ये श्वसन तंत्र का भी भाग है और ये भाग है हमारे पाचन तंत्र का भी। तो देखिए, यहां से कुछ गड़बड़ होने की संभावना पूरी बनी हुई है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, तो जो वो भोजन था जब हमने उसे निगला तो निगलने के बाद जा सकता है कहाँ? हमारे ट्रैकिया में, श्वास नली में। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? सोचिए, अगर हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में चला जाए और वो पहुंच जाए फेफड़ों तक, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, ऐसा कभी कभी गलती से हो जाता है, जबकि हमारा भोजन हमारी ग्रास नली में न जाकर वो चला जाता है श्वास नली में। इससे बचने के लिए जो हमारे स्वर तंत्र में एक भाग लगा होता है जिससे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। देखिए, जो एपिग्लॉटिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का। अब कैसे? देखिए, एक हम रफ डायग्राम को से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये है। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए ये है हमारी ग्रास नली जहां हमारा भोजन जाना है, ये हमारी
ग्रास नली जिसमें हमारा भोजन जाना है, और ये है हमारी श्वास नली जिसमें हम भरने वाले हैं वायु को। यह है हमारी श्वास नली। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से हमने कोई भोजन को लिया, भोजन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर को जो ये हिस्सा है जो कि हमने कहा था, यह है हमारे स्वर तंत्र वाला हिस्सा। इस हिस्से में एक वॉल्व लगा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। देखिए, जब हम भोजन को अंदर निगलते हैं तो जो एपिग्लॉटिस, मान लीजिए ये एपिग्लॉटिस है, ये इस साइड वाले हिस्से को बंद कर देता है, जिससे क्या होगा, ये जो भोजन है ये आएगा कहाँ, हमारी ग्रास नली में। और जब हमें सांस लेनी होती है तो क्या होगा, देखिए, तो ये जो एपिग्लॉटिस अभी इस साइड को बंद है, ये यहाँ ना बंद होकर के इस ओर को बंद हो जाता है, ग्रास नली वाले भाग को बंद कर देता है, जिससे कि हम वायु को अपनी श्वास नली में भेज पाते हैं। तो ये जो एपिग्लॉटिस है कुछ इस प्रकार से हमारे ग्रास नली और श्वास नली के ऊपर एक प्रकार का वॉल्व है जो ये सुनिश्चित करता है कि जब हम भोजन लें वो ग्रास नली में जाए और जब हम श्वास लें तो वो श्वास नली में ही जाए। ये काम करता है एपिग्लॉटिस। अब देखिए, ऐसा कब गड़बड़ हो जाता है, जब हम कभी कभी खाना खाते समय हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा मिसकम्युनिकेट करने लग जाता है हमारे एपिग्लॉटिस के साथ, जिससे कि ये जो हमारा ब्रेन है ये नहीं समझ पाता है कि एपिग्लॉटिस को कौन से वाले भाग को बंद करना है। तो वो गलती से कभी कभी हमारी ग्रास नली वाले भाग को बंद कर देता है, जिससे कि जो हमारा भोजन है वो पहुंच जाता है श्वास नली में और अचानक से हमें लगता है कि हमारा गला चोक हो रहा है। तो ये जो घटना होती है ये इसीलिए होती है कि एपिग्लॉटिस हमारे उस समय ग्रास नली को बंद कर देता है। तो हमें भोजन करते समय पूरा का पूरा फोकस रखना चाहिए हमारे खाने पर, हमारे भोजन पर। तो एपिग्लॉटिस का कुछ ये काम है। जब भी हमें कुछ निगलना होता है तो ये क्या करता है, ये श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है। ये श्वास नली के द्वार को बंद कर देगा, जिससे कि भोजन श्वसन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमने अब तक जान लिया नासा क्षेत्र, जहां से हमने श्वास अंदर ली और उसके बाद वो श्वास पहुंचती है हमारी कहाँ, इस ग्रसनी वाले भाग में। अब देखिए, ग्रसनी से जब श्वास पहुंची स्वरतंत्र में तो वहां मिला इसको एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ने श्वास को भेज दिया श्वास नली में। तो ये हमारा क्रम हो गया। नाक से पहुंची ग्रसनी में, ग्रसनी से पहुंची स्वरतंत्र में, स्वरतंत्र में मिला एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ने भेज दिया इसको श्वास नली में। तो कुछ इस प्रकार से वायु पहुंच चुकी है हमारी श्वास नली में। अब जान लेते हैं कुछ श्वास नली के बारे में। देखिए, जो श्वास नली है, ये जो श्वास नली है इसमें सी आकार के कुछ छल्ले आपको ऐसे ही दिख रहे होंगे। देखिए, ये है सी आकार के कुछ छल्ले। ये जो हैं ये हैं उपास्थि वलय, कार्टिलेज रिंग। अब देखिए, ये क्यों होते होंगे हमारी श्वास नली में, ये सी आकार के जो छल्ले हैं ये क्यों होते हैं। देखिए, वायु के निकलने के कारण ये श्वास नली पिचक सकती थी। इसको पिचकने से बचाने के लिए यहाँ होते हैं ये सी आकार की उपास्थि वलय, कार्टिलेज रिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो वायु के निकलते समय जो ये श्वास नली थी ये पिचक जाती है। तो श्वास नली में पाए जाते हैं सी आकार के कार्टिलेज रिंग। इसके बाद देखिए, श्वास नली दो भागों में बढ़ गई, जिसे हमने कहा ब्रोंकी। और ब्रोंकी के बाद ये जो ब्रोंकीज हैं, देखिए ये जो श्वसनी है ये पुनः कई भागों में बढ़ रही है। देखिए, ये पुनः कई भागों में बढ़ रही है। इन भागों को हम कहते हैं श्वसनिका या फिर ब्रोंकियोल्स। देखिए, हमने पढ़ा श्वास नली को, श्वास नली बटी दो भागों में, श्वसनी में और श्वसनी बटी बहुत सारी श्वसनिकाओं में। तो कुछ इस प्रकार से अब तक हम पहुंच चुके हैं ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका तक। इसके बाद देखिए, हमारे जो श्वसन तंत्र का अगला भाग है वो क्या है। अगला भाग जो है वो है कूपिका, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे श्वसन तंत्र का। देखिए, जो कूपिका है वो कहाँ पर पाई जाएगी, ये पाई जाती है जो हमारी श्वसनिकाएं हैं इनके अंतिम सिरों पर। ये छोटे छोटे वायुकोश होते हैं। ये होते, देखिए ये कुछ इस प्रकार के जो आपको अंगूर के दाने से दिख रहे हैं, ये हैं कूपिकाएं। ये हैं वायुकोश जिनको हम कहते हैं कूपिका या फिर एल्वियोली। अब ये जो एल्वियोली हैं, देखिए इनका कार्य क्या है। एल्वियोली या फिर कूपिका जो होते हैं ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये आपने याद रखना है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, ये होता है कूपिका में। और देखिए, जो कूपिका हैं ये फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से लेकर के 800 वर्ग फीट की सतह को उपलब्ध कराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कूपिकाएं हैं ये श्वसन के लिए श्वसन क्षेत्र को बढ़ा देती हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये गैसों का आदान प्रदान भी संभव कर पाती है हमारे शरीर में। इसके बाद जो अगला भाग है वो है देखिए डायफ्राम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भागों में से एक है हमारे शरीर का। देखिए, अगर डायफ्राम ये वाला भाग है, देखिए अगर डायफ्राम ना हो तो क्या होगा। देखिए, जो डायफ्राम है इसी के द्वारा हम श्वसन कर पा रहे हैं। कैसे, देखिए जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर को आ जाता है, जिससे कि चपटा हो जाता है, थोड़ा सा नीचे पहुंच जाएगा, जिससे कि जो ये वक्ष गुहा है हमारी, यहाँ पर का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और हमारी पसलियां ऊपर उठने लग जाती हैं।
जिससे यहाँ जो हवा है वो हमारे मुख के अंदर पूरी की पूरी भर पाती है और हमारे फेफड़ों तक पहुंच पाती है, जबकि हमारा डायफ्राम नीचे की ओर को चपटा हो जाए। अगली कंडीशन, जब हम श्वास को छोड़ते हैं। देखिए, जब हम श्वास छोड़ते हैं उस कंडीशन में जो डायफ्राम होता है ये ऊपर की ओर को बढ़ जाता है, ये ऊपर की ओर को गति करने लग जाता है और जो हमारी पसलियां हैं वो नीचे की ओर को गति करती हैं। देखिए, आप करके भी देखिए, ऐसे जोर से सांस लीजिए पहले। देखिए, जैसे मैंने ली तो आप देखिएगा अपनी जो छाती है, जो आपके चेस्ट है वो ऊपर को उठ गई है। और इसके साथ ही आप सांस को छोड़िए अब मेरे साथ। देखिए, मैंने सांस छोड़ ली है, तो सांस को छोड़ते ही जो हमारी पसलियां हैं वो नीचे की ओर को चले गई हैं और जो हमारा डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर को आ जाता है। तो डायफ्राम के कारण ही हम वायु को अपने फेफड़ों तक भर पाते हैं और फेफड़ों से वायु बाहर निकल पाती है। तो कुछ इस प्रकार से डायफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, अगर किसी का डायफ्राम टूट जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का डायफ्राम ये टूट जाए तो वो श्वसन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए जो हमारे फेफड़े हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो स्वयं से वायु को अंदर खींच सकें और फिर वायु को बाहर भी भेज सकें। ये जो सारा काम है ये काम किया जाता है डायफ्राम के द्वारा। तो ये थे देखिए हमारे श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग। एक बार हम दोबारा से इनको रिकैप कर लें। देखिए, सबसे पहले आ गया नासा छिद्र, उसके बाद वायु पहुंची ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद वायु पहुंचती है स्वर तंत्र में, जहां मिलता है इसको इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस ये डिसाइड करता है कि वायु पहुंचे कहाँ, श्वास नली में, ट्रैकिया में। तो हम पहुंच गए ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया है वो दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी के बाद वायु पहुंचती है श्वसनिका में, बहुत सारी श्वसनिकाएं हैं, और श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर होता है कूपिका एल्वियोली, जहां पर को गैसों का आदान प्रदान होता है और जो हम श्वास को अंदर तथा बाहर भेज पाते हैं वो संभव हो पाता है डायफ्राम के कारण। तो ये है हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र। इसके साथ ही देखिए फेफड़ों के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो मनुष्य के फेफड़े हैं, हमारे शरीर में एक जोड़ी के फेफड़े होते हैं। देखिए, एक जोड़ी के फेफड़े हैं, और जो हमारा दायां फेफड़ा होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है बाएं फेफड़े की तुलना में, ये भी आपने याद रखना है। दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 पालियों में बटा हुआ होता है। देखिए, 1, 2 और 3 की जो दायां फेफड़ा है ये 3 पालियों में बटा होता है, जबकि जो बायां फेफड़ा है ये 2 पालियों में बटा होता है, 2 लोब्स में बटा होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही देखिए, फेफड़ा जो होता है वो प्लूरल झिल्ली से ढका हुआ होता है। ये जो बाहर की झिल्ली होती है ये झिल्ली कहलाती है हमारी प्लूरल झिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि फेफड़े की बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, तो वहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्लूरल झिल्ली। तो कुछ इस प्रकार से ये है हमारे फेफड़े एक जोड़ी के, जिसमें से जो दायां फेफड़ा है वो 3 पालियों में बटा है, और जो बायां फेफड़ा है वो 2 पालियों में बटा है, और जो फेफड़े की बाहर की झिल्ली है वो कहलाती है प्लूरल झिल्ली। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र। अब देखिए, हम जानते हैं श्वसन अंगों के बारे में। देखिए, अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जैसे स्तनधारी। स्तनधारी वे सभी जीव हैं जिनके शरीर में स्तन पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य हैं, या फिर अन्य स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो हैं ये स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। इन सभी में जो श्वसन अंग है वो है फेफड़े, लंग्स। और इसके बाद अगर हम बात करें मछली और टेडपोल की, तो देखिए जो टेडपोल होता है वो होता है मेढक का लार्वा। तो मछली और टेडपोल का जो श्वसन अंग है वो है क्लोम, गिल। और अगर हम बात करें वेल की, देखिए जो वेल है वो मछली नहीं है, वो है एक स्तनधारी। तो वेल है एक स्तनधारी, इसलिए आप देख रहे होंगे इसमें भी जो श्वसन अंग है वो है फेफड़े। इसके बाद अगर हम मेढक की बात करें तो ये श्वसन करता है त्वचा से भी और फेफड़ों से भी, त्वचा से और फेफड़ों से, दोनों से। इसके बाद हम बात करें कीटों की, जो कीट हैं जैसे हम कॉकरोच की बात करें तो उसमें श्वसन अंग जो होगा वो होता है श्वास नली, जिसको हम कहेंगे ट्रैकिया। और इसके बाद केंचुए की अगर हम बात करें, अर्थवर्म की, तो ये भी करता है त्वचा से श्वसन। तो कुछ इस प्रकार से ये श्वसन अंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अलग अलग जीव में पाए जाने वाले श्वसन अंग हैं। चलिए अब हम समझते हैं श्वसन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से। देखिए जो श्वसन की प्रक्रिया है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह है बाह्य श्वसन। यहाँ पर देखो आपको फिगर के द्वारा दिखाया भी गया है, यह है बाह्य श्वसन। इनके बारे में भी हम डिटेल से समझने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा है वह है गैसों का परिवहन, और जो तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया का चरण वह है आंतरिक श्वसन। चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए हम बाह्य श्वसन के बारे में थोड़ा पहले जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बाह्य श्वसन की, तो देखिए बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? बाह्य श्वसन वो श्वसन है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। सरल भाषा में कहा जाए, गैसें हमारे नाक से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती हैं और फेफड़े से फिर बाहर को निकलती है। ये क्रिया कहलाती है बाह्य श्वसन की।
तो हम कह सकते हैं किसी प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों, कौन कौन सी श्वसन गैसें हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना ही बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो देखिए, हम जब श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं, ये कहलाता है हमारा बाह्य श्वसन। और ये जो क्रिया है ये कहलाती है श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग। देखिए, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास को जब हम अंदर लेते हैं इसे कहते हैं हम इनहेलेशन, निश्वसन, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं इसको हम कहते हैं निःश्वसन। तो ब्रीदिंग होगी दो प्रकार की, एक हो गया इनहेलेशन निश्वसन और दूसरा हो गया एक्सहेलेशन निःश्वसन। देखिए, इनहेलेशन निःश्वसन में हम कौन कौन सी गैसों को श्वास के रूप में लेते हैं? तो हम सबसे पहले जो वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन, इसको, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इनको हम निःश्वसन के दौरान अपने नाक से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। अब अगर हम बात करें निःश्वसन एक्सहेलेशन की, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर को नाइट्रोजन जब हम बाहर निकालते हैं तो वो 78% जो हमने ली थी उतनी ही बाहर निकाल दी, क्योंकि हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने ली थी 21%, जबकि जब ये हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो 17% ही हम बाहर इसको निकालते हैं। इसका मतलब हमने जो 4% थी, 4% ऑक्सीजन का हमारे शरीर ने प्रयोग कर लिया है। अगली बात जो हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमने 0.03% इनहेल की थी, जबकि जब एक्सेलेशन की बारी आती है तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो निकालते हैं 4%। तो 4% की हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, निःश्वसन और निःश्वसन में ये प्रमुख अंतर है कि जब हम निःश्वसन की बात कर रहे हैं तो हम 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं और निकाल रहे हैं निःश्वसन में 17%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम जब निःश्वसन की बात कर रहे हैं वो ले रहे हैं 0.03% और हम शरीर से बाहर निकालते समय निःश्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं 4%। इसके साथ ही देखिए, डायफ्राम को भी अब दोबारा से समझ ले हम यहाँ पर। देखिए, डायफ्राम की स्थिति देखिए दोनों स्थितियों में। देखिए, निःश्वसन में डायफ्राम थोड़ा नीचे को है, जबकि जब बात करें निःश्वसन की तो देखिए डायफ्राम बहुत ऊपर जा चुका है, जिससे कि हमारी जो गैसें हैं वो शरीर से बाहर निकल पा रही हैं। देखिए, जो ब्रीदिंग है, ये जो हमारा बाह्य श्वसन है, ये हमारे फुफ्फुस भी कहा जाता है फेफड़ों को, याद रखिएगा, फुफ्फुस या फिर लंग्स। तो ये जो बाह्य श्वसन है ये हमारे फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों में ही संपन्न होता है, इसलिए इस बाह्य श्वसन को फुफ्फुस श्वसन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया बाह्य श्वसन। देखिए, बाह्य श्वसन में हमने क्या जान लिया? बाह्य श्वसन में हमने जाना ब्रीदिंग के बारे में, और श्वासोच्छ्वास हमने देखा दो प्रकार का, इनहेलेशन निःश्वसन और एक्सहेलेशन निःश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन जो हमने ली थी वो ली थी 21% और निकाली 17%, कार्बन डाइऑक्साइड ली हमने 0.03% और जब हमने निकाली हमारे शरीर से बाहर तो वो निकली 4%। और जो ये बाह्य श्वसन की प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फिर फुफ्फुस श्वसन। अब हम देखते हैं श्वसन के दूसरे चरण को। देखिए, जो श्वसन का दूसरा चरण है ये कहलाता है गैसों का परिवहन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, अगर गैसों के परिवहन की बात कर रहे हैं तो हम प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर तक पहुंचना और उसके बाद इनका बाहर निकलना, ये सारी क्रिया कहलाती है हमारे शरीर के लिए गैसों का परिवहन। अब देखिए, जो हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करता है वो करता है रुधिर। ये भी आपको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर में गैसों का परिवहन किया जाता है रुधिर के द्वारा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए ऑक्सीजन की। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है तो वहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने जाननी है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसीलिए इस हीमोग्लोबिन को कहा जाता है श्वसन वर्णक। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि श्वसन वर्णक कौन सा है हमारे शरीर में, तो वह है हीमोग्लोबिन। ये भी आपको याद होना है। तो गैसों के परिवहन में जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा वो है हीमोग्लोबिन। अब लेकिन देखिए, अगर हीमोग्लोबिन को कभी गलती से मिल जाए एक गैस जिसका नाम है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी तरफ हो ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन को मिली है दोनों गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इस स्थिति में ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसको हमारे शरीर में पहुंचाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो सामान्य स्थितियों में तो ऑक्सीजन के साथ बंधुता रखता है, लेकिन अगर इसके पास ऑप्शन हो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तब ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत अधिक होती है। लगभग 250 गुना ऑक्सीजन से अधिक इसकी बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ
होती है। अब देखिए ऐसा होने से होगा क्या। आपने ये घटना जरूर सुनी होगी कि जाड़ों के दिनों में रात को कोयले जलाने के कारण जो उससे गैस बनी थी उसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए जो गैस निकलती है कोयले जलाने के कारण वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रात के समय में अगर हम कोयले जला करके सो जाएं तो क्या होगा, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और वहां ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इसकी बंधुता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत अधिक। तो होगा क्या, जो ये हीमोग्लोबिन है ये हमारे पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचा देगा, जिससे हमारे शरीर का श्वसन तंत्र गड़बड़ा जाएगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी रात को ऐसे कोयले जलाकर या फिर कोई अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए, जिससे कि हीमोग्लोबिन को ये मौका मिल जाए कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारे शरीर में पहुंचा सके। अब चलिए बात कर लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड पर आपसे प्रश्न कोई पूछा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से हमारे शरीर में होता है। वो कैसे कैसे होता है, देखिए हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 10 से 20% होता है, प्लाज्मा में घुलकर होता है 7% और बाइकार्बोनेट के रूप में होता है सबसे अधिक 70%। तो कभी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सर्वाधिक किस रूप में होता है, तो वहां पर को बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा बाइकार्बोनेट के रूप में और वो होता है 70%। और देखिए ये सारी चीजें जो हो रही है, देखिए जो गैसों का परिवहन हो रहा है ये हो रहा है हमारे शरीर में रक्त के द्वारा। और ये कहां पर को हो रहा है, ये देखिए एल्वियोली, ये हो रहा है कहां पर को, कूपिकाओं में। अब देखिए यहां भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कूपिका में हमने ली ऑक्सीजन और छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी, और ये है देखिए हमारी रक्त कोशिकाएं। इन रक्त कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन है वो तो ले जा रहा है देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त को, और इसके साथ ही इन तीनों के रूप में हीमोग्लोबिन के साथ, प्लाज्मा के साथ और बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही है एल्वियोली में, और यहाँ से फिर हमारे शरीर से इसे बाहर निष्कासित कर दिया जा रहा है। तो ये है गैसों का परिवहन, जिसमें हमने 2 प्रकार की गैसों के बारे में जान लिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में हमने जाना कि वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने जाना कि ये परिवहन 3 प्रकार से हो सकता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा और बाइकार्बोनेट के द्वारा। ये था हमारा श्वसन का दूसरा स्टेप, गैसों का परिवहन। अब हम पढ़ते हैं हमारे श्वसन के तीसरे स्टेप में, जिसका नाम था आंतरिक श्वसन। ये देखिए ये है आंतरिक श्वसन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब कुछ आपने जानना है। श्वसन जिससे हमें ऊर्जा मिलने वाली है वो चरण ये आंतरिक श्वसन का ही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीवन के लिए भी और हमारे एग्जाम के लिए भी। हमने जब ये वीडियो की शुरुआत की थी तो उस समय हमने जाना था कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पन्न होना श्वसन कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम उसको चेंज करते हैं। देखिए ये जो घटना है ये होती है कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पन्न होना कहलाता है आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो देखिए जब कोशिकाओं में ये सब कुछ होता है इसलिए इसे कहा जाता है आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। अब देखिए जो आंतरिक श्वसन है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बिल्कुल ध्यान लगा करके इसे देखना और समझना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अब आंतरिक श्वसन जो है इसे हमने 2 भागों में बांट दिया। एक है अनाक्षी श्वसन और दूसरा है ऑक्सी श्वसन। देखिए जो अनाक्षी श्वसन है ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अनाक्षी श्वसन कब होता है तो आपका सही आंसर होगा वहां पर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सी श्वसन की तो देखिए जो ऑक्सी श्वसन है ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये दोनों में डिफरेंस भी है। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए अनाक्षी श्वसन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है हमारे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये देखिए सारा हिस्सा जो हमारा साइटोप्लाज्म का है, कोशिका द्रव्य में हमारा जो अनाक्षी श्वसन है वो कोशिका द्रव्य में होगा। जबकि देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सी श्वसन कहां पर होता है तो ऑक्सी श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दिख रहे हैं आपको ये है सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना है कि ऑक्सी श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और जो अनाक्षी श्वसन है वो होगा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में। चलिए इस अनाक्षी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए जो अनाक्षी श्वसन है ये होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ये होगा साइटोप्लाज्म में। यहां तक तो हमने जान लिया। अब समझते हैं देखिए यहां से अनाक्षी श्वसन को थोड़ा डिटेल से। देखिए जो अनाक्षी श्वसन है इसमें बनते हैं 4 ATP। इसके पूरे चरण में बनते हैं 4 ATP। और देखिए यहां पर मैंने लिखा है 2+2। अभी 2+2 क्यों लिखा है इसको अभी हम जानने वाले हैं। तो ATP क्या होते हैं, देखिए ATP होते हैं एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम है। तो अनाक्षी श्वसन के दौरान बनते हैं 4 एटीपी। देखिए अनाक्षी श्वसन में एक चरण होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा चरण है जो कि अनाक्षी श्वसन के साथ ही ऑक्सी श्वसन में भी होगा। तो यहाँ लिखा है देखिए, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनाक्षी तथा ऑक्सी श्वसन में एक जैसी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार हम इसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को ही हम अनाक्षी श्वसन समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये अनाक्षी श्वसन का एक चरण है। तो अनाक्षी श्वसन का जो चरण है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या, हमने यहाँ देखा था कि 2+2 एटीपी लिखे हैं। देखिए इनमें से जो 2 एटीपी होते हैं, इनमें से मान लीजिए ये वाले जो 2 एटीपी हैं वो यहाँ मैंने उतार दिए। इनमें से जो ये 2 एटीपी हैं ये क्या करते हैं, ये इस ग्लूकोज के एक अणु को विखंडित कर देते हैं पायरुविक अम्ल में, और ये बनाते हैं पायरुविक अम्ल के 2 अणु। फिर से सुन लीजिए, ये जो 2 एटीपी हैं इन्होंने किया ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन पायरुविक अम्ल में, और इससे बने 2 अणु पायरुविक अम्ल के। और इसके साथ ही अब देखिए ये 2 तो यहाँ से हो गए खत्म। अब कितने बच गए यहाँ एटीपी, ये बच गए 2 एटीपी। तो ये रह गए 2 एटीपी और इसके साथ निकलती है ऊर्जा, और ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए ग्लूकोज का विखंडित हो जाना पायरुविक अम्ल में, ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस की। और ये ग्लूकोज आया कहाँ से, अब देखिए फिर से याद कीजिए, हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि पाचन से ये सारी बात शुरू हुई है। तो पाचन के बाद हमें मिला था ग्लूकोज, जिससे मिलने वाली हमें ऊर्जा। वो ऊर्जा बनने के लिए ही हमने किया है श्वसन, और उस श्वसन में हम पढ़ रहे हैं अनाक्षी श्वसन, और उस अनाक्षी श्वसन के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस को। और ग्लाइकोलिसिस में हमने ये जान लिया कि ग्लूकोज का जो एक अणु है वो विखंडित हुआ पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में, उसके साथ ही बने 2 एटीपी और उसके साथ निकली ऊर्जा, और इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया ग्लाइकोलिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चरण है अनाक्षी श्वसन का। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, 2 अणु तो हो गए हमारे खर्च, ये 2 अणु हो गए हमारे खर्च, और इसलिए हमारा जो शुद्ध लाभ हो गया ये हो गया 2 अणुओं का। ये कई बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि कितने एटीपी अणु बनते हैं, तो 2 एटीपी अणुओं का हमें शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान। देखिए इस ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता होगा, देखिए जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है इसकी खोज की थी 3 वैज्ञानिक, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्सन ने। एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्सन ने, इसीलिए इनके नाम पर ही इसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईएमपी पाथवे भी है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का विखंडन होना पायरुविक अम्ल में, जिसमें बनेंगे 2 एटीपी और ऊर्जा। तो ये हो गया अनाक्षी श्वसन का ग्लाइकोलिसिस वाला भाग। अब देखिए अनाक्षी श्वसन के कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। देखिए अनाक्षी श्वसन का एक एग्जांपल है यीस्ट में। यीस्ट एक प्रकार का फंजी है, एक प्रकार का कवक है। और देखिए यीस्ट में क्या होता है अनाक्षी श्वसन के दौरान, देखिए पहला स्टेप तो होगा ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ग्लूकोज विखंडित हो गया पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में, अभी भी हमने देखा था। इसके बाद जो ये यीस्ट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करेगा, ये यीस्ट करता है किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। तो यीस्ट ने फर्मेंटेशन किया जिससे बना एथेनॉल, एथिल अल्कोहल जो कि है अल्कोहल, और उसके साथ निकली ऊर्जा। ये क्रिया कहलाती है किण्वन की, जिसका यूज किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए, और ये होता है यीस्ट के द्वारा। कब, अनाक्षी श्वसन के द्वारा। अब देखिए जो दूसरा है इसका एक एग्जाम्पल वो है पेशीय श्वसन, जो हमारी पेशियों में होता है। देखो जो हमारी पेशियां हैं वो अनाक्षी श्वसन करने लग जाती हैं। कब करेंगी, देखिए हमारी पेशियां अनाक्षी श्वसन जब हमारी पेशियों को ग्लूकोज से अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने लग जाए। और ऐसा कब होता है, देखिए जब यदि कोई धावक, यदि कोई रेसर है जो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो आपने सुना होगा उसके क्रैम्प आ गया, उसकी जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प आ गया, या फिर उसकी मसल जो है उनमें ऐठन आ गई है। वो जो ऐठन आती है वो इसी अनाक्षी श्वसन के कारण आती है। देखिए कैसे आती है, ग्लूकोज विखंडित हुआ पायरुविक अम्ल में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, और हमारी देखिए पेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो पायरुविक अम्ल था ये बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। इस लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही हमारी जो पेशियां हैं उनमें ऐठन या फिर क्रैम्प आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हमारी जो पेशियां हैं उनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है अनाक्षी श्वसन के दौरान, जिससे हमारी पेशियों में दर्द होने लग जाता है। तो ये भी था अनाक्षी श्वसन का दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए हम जानते हैं आंतरिक श्वसन के दूसरे भाग ऑक्सी श्वसन को। देखिए
ऑक्सी श्वसन की अगर हम बात करें तो हमने जाना था ऑक्सी श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए जो आंतरिक श्वसन है उसमें हमने पहला स्टेप तो पढ़ लिया था, वो था ग्लाइकोलिसिस का, जो कि अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन दोनों में ही होने वाला है। अब देखिए हम पढ़ेंगे अब दूसरे चरण क्रेब्स चक्र को। देखिए जो क्रेब्स चक्र है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहला स्टेप तो हमने जान लिया था ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से बने थे पायरुविक अम्ल के 2 अणु, और जिससे हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 2 एटीपी और ऊर्जा निकली थी। इसके बाद देखिए ये जो सारा ग्लाइकोलिसिस वाला प्रक्रिया है ये पहुंच जाती है कहाँ, क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र क्या है, देखिए क्रेब्स चक्र में जो पायरुविक अम्ल है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल है वो विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी में, 38 एटीपी, और उसके साथ निकलती है ऊर्जा। तो देखिए क्रेब्स चक्र के दौरान जो पायरुविक अम्ल है वो बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी में। अब देखिए ये आपने रटना नहीं है, ये कैसे 38 एटीपी बने इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए जो पायरुविक अम्ल होता है इसके एक अणु में होते हैं 18 एटीपी, 18 एटीपी। तो 2 अणु में कितने हो गए, देखिए ये हो गए 36 और +2 ये है, तो टोटल कितने हो गए देखें 38 एटीपी। तो कुछ इस प्रकार से बन गए 38 एटीपी कब, क्रेब्स चक्र के दौरान। और देखिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी जो खोज की थी हैंस क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इस साइकिल का नाम भी रखा गया क्रेब्स चक्र या फिर क्रेब्स साइकिल, जिसमें पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी प्लस ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये था ऑक्सी श्वसन। एक बार हम अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अनाक्सी श्वसन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सी श्वसन। और अगर हम बात करें ये कहाँ पर होगा अनाक्सी श्वसन, तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, जबकि जो ऑक्सी श्वसन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके साथ ही अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का होता है आंशिक ऑक्सीकरण, जिसके दौरान हमने देखा था पायरुविक अम्ल या फिर पायरुवेट, एथेनॉल यीस्ट में, और हमारी जो मांसपेशियां उसमें बना था लैक्टिक अम्ल। जबकि अगर हम ऑक्सी श्वसन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज का हो जाता है पूर्ण ऑक्सीकरण, जिसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके बाद ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से बने थे कुल 2 एटीपी अणु, और यहाँ पर को ग्लूकोज के एक अणु से बने हैं कुल 38 एटीपी अणु। तो यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ था अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन के बारे में। चलिए अब श्वसन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट को देखते हैं। देखिए पहले एक है श्वास दर, रेस्पिरेटरी रेट किसे कहा जाता है, देखिए 1 मिनट में जो हम श्वास लेते हैं उसे कहा जाता है श्वास दर। इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो श्वास दर है वो एक सामान्य मनुष्य की होती है 12 से 20 सांस प्रति मिनट। तो यह है हमारी श्वास दर। इसके बाद देखिए यह है प्रवाही आयतन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। टाइडल वॉल्यूम, देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। देखिए सामान्य अवस्था में जैसे भी हम बैठे हैं सामान्य अवस्था में, इस अवस्था में जितनी वायु की मात्रा हम निश्वसन के दौरान अंदर लेते हैं और निःश्वसन एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकालते हैं, वो कहलाता है हमारे फेफड़े का प्रवाही आयतन, और ये होता है 500 ml। ये भी आपने याद रखना है कि हमारा जो प्रवाही आयतन जो टाइडल वॉल्यूम है वो है 500 ml। इसके बाद देखिए जो हमारे फेफड़े होते हैं उनकी एक सामर्थ्य होती है, कुल सामर्थ्य। कुल सामर्थ्य क्या है, देखिए वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे फेफड़े में भरा जा सकता है। देखो वायु की जो अधिकतम मात्रा, देखिए आप सांस लीजिए और जितनी अधिकतम मात्रा हम सांस ले सकते हैं, एक गहरी लंबी सांस लीजिए आप, जितनी भी सांस आप भर सकते हैं, वो जो मात्रा कहलाती है वो कहलाती है फेफड़े की कुल सामर्थ्य। और जो फेफड़े की कुल सामर्थ्य होती है ये होती है 6000 ml। और देखिए कभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवाही आयतन और फेफड़े की कुल सामर्थ्य के बीच क्या कोई संबंध है, तो देखिए क्या संबंध है। देखिए जो प्रवाही आयतन है उसका लगभग 12 गुना होता है फेफड़े की कुल सामर्थ्य। तो देखिए इसको 12 से गुणा कर लीजिए तो ये आ गया कितना, 6000 ml, यानी कि 6 लीटर हम सांस एक बार में अधिकतम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। ये है हमारे फेफड़ों की कुल सामर्थ्य। तो कुछ इस प्रकार से ये था हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और इस पूरे वीडियो में हमने लगभग श्वसन तंत्र के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से देखते हैं कि आपको कितने वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। तो देखिए ये हिस्सा है हमारी जो श्वसन तंत्र, और जो हमारा पाचन तंत्र है उसका जो कॉमन हिस्सा है वो है हमारी
ग्रसनी, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज बदल जाता है। देखिए ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज है वो विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह देखिए ग्लाइकोलिसिस किस कोशिकांग में होता है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलिसिस किस कोशिकांग में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये सब कुछ कर पा रहे होंगे। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। देखिए यहाँ पर को इसका जो सही आंसर होगा, जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 2 एटीपी अणुओं का। तो यहाँ पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ लिखा है, देखिए अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है। देखिए जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें जो ग्लूकोज है वो आंशिक रूप से टूटता है। तो वो उसका रूप पूछा जा रहा है आपसे, तो वो होगा पायरुवेट। इसका आंसर भी आप बता पाए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, व्यायाम करते समय या दौड़ते समय पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने का क्या कारण है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यायाम करते समय या फिर दौड़ते समय हमारी जो पेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल बनता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए जो इसका कारण है वो आप सोचिए क्या है इसका सही आंसर। मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। तो वह है ग्लूकोज से अतिरिक्त ऊर्जा देना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ग्लूकोज से अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए हमारी जो पेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण में होता है 38 एटीपी का निर्माण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है। देखिए जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें जो ऑक्सीजन है वह हमारे फेफड़ों से लेकर के हमारी जो कोशिकाएं हैं वहां तक किसके द्वारा लाई और ले जाई जाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। हीमोग्लोबिन जो हमारी रक्त कोशिकाओं RBC रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है और इस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं श्वसन वर्णक। ये भी आपने आज पढ़ा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता में कौन सा सही है। देखिए कौन सा सही आपको लग रहा है। जब हम सांस को छोड़ते, जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो उस समय जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें गैसों की मात्रा कौन सी बिल्कुल सही दी गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है नाइट्रोजन 78% बिल्कुल सही है। हम नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी ही हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है इसका यूज नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन तंत्र की कौन सी संरचना फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। देखिए जो हमारा श्वसन तंत्र है इसमें जो फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। कूपिकाएं हमारे श्वसन तंत्र में फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट होती है। तो देखिए मनुष्य में जो श्वसन दर है वो आपसे पूछी जा रही है, वो होती है 12 से लेकर के 16 बार प्रति मिनट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर को सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, उस झिल्ली का क्या नाम है जो फेफड़ों को ढकती है। तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर भी दे पा रहे होंगे, यह है प्लूरल झिल्ली। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कैंचुए में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है। देखिए कैंचुए में पूछा जा रहा है कि श्वसन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा त्वचा स्किन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस की रक्त हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता होती है। देखिए कौन सी गैस ऐसी है जिसकी हीमोग्लोबिन के साथ सर्वाधिक बंधुता होती है, वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मुझे विश्वास है कि आप इनको कर पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में।